नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा अति महत्वपूर्ण शेखावाटी मिशन 100 चल रहा है। ये सेशन हिस्ट्री विषय का है। आज का हमारा चैप्टर होगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं हम। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। किसी इतिहासकार के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका से ही गांधी जी को महात्मा बनाया गया। कौन से इतिहास कहते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में जब गांधी जी रहे तभी गांधी जी महात्मा बन गए थे। तो ये जो विचारक हैं चंद्रदेव नीलन। वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो इसके लिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे आते। इसके बारे में पूरा हमें पता होना चाहिए। गांधी जी कौन थे? गांधी जी 1891 में गांधी जी ब्रिटेन से लॉ की डिग्री लेकर भारत आ जाते हैं। तो 1893 में पुनः उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ता है और दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी 1893 से लेकर 1915 तक वहीं रहते हैं और वहाँ भारतीयों या अन्य लोग जो उपेक्षित थे उनके हित में सत्याग्रह की लड़ाई लड़ते हैं और एक लंबी लड़ाई लड़कर वो 1915 में यानी जनवरी 1915 में भारत लौटे आते। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन माने जाते हैं? तो गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता ये गोपाल कृष्ण गोखले। सही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को खुला समर्थन किस उद्यमी ने दिया था? उद्यमी यानी उद्योगपति। तो गांधी जी के दोस्त थे जीडी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। इनका पूरा नाम है घनश्याम दास बिड़ला, जो झुंझुनू जिले से संबंधित एक उद्योगपति हैं। तो ये गांधी जी के घनिष्ठ मित्र थे। गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931 और 32 में। तो इसमें कौन था उस समय तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो ये मैकडोनाल्ड उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से इस्तीफा गांधी जी ने कब दिया? तो गांधी जी ने कब दिया? 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। ऑप्शन हमारा सही हो गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन का देख लेते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1946। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया? तो ये 16 अगस्त का दिन था उस समय 1946 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा अति लघुत्रात्मक असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? तो 1922 में चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस जगह में आंदोलन भी हिंसक हो गया था और पुलिस थाने में आग लगा दी गई। तो जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। तो गांधी जी इस घटना से काफ़ी दुखी हुए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट 2 नंबर हमारा प्रश्न है कि रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? ये प्रजामंडलों की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 3 नंबर। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया गया था? यदि सरकार को लाभ पर न बेच पाती यदि नमक को लाभ पर न बेच पाती तो सरकार उस नमक को नष्ट कर देती थी। दांडी यात्रा का कवरेज किस पत्रिका में किया गया? एक अमेरिका की पत्रिका थी, उसका नाम था टाइम्स नामक एक पत्रिका थी जिसमें दांडी यात्रा नमक कानून को भंग किया था गांधी जी ने। साबरमती से दांडी तक चलकर वो यात्रा दांडी यात्रा कहलाती है। तो वो जो खबर थी उसको एक अमेरिकी सरकार का एक समाचार एजेंसी थी या पत्रिका थी टाइम्स, उसने कवर किया था। तो अपनी पत्रिका का नाम आ जाएगा टाइम्स।
गांधी जी को किस कार्यकर्ता ने समझाया कि आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित रखा जाए? एक समाजवादी गांधी जी को किस कार्यकर्ता ने समझाया कि आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जो गांधी जी को समझा पाई कि जो आंदोलन है, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखा जाए, महिलाओं को भी भाग लेने दिया जाए। ये एक स्वतंत्रता सेनानी महिला रही है। ये कथन किसका है कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दें? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का इस कथन था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब और क्यों मनाया? तो मुक्ति दिवस 1939 में, दिसंबर 1939 में मनाया और कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर मनाया। मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे और उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। गांधी जी की जीवनी किसने लिखी? GD तेंदुलकर ने गांधी जी की जीवनी लिखी है। गांधी जी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो ये समाचार पत्र आप ध्यान रखें, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन नाम के समाचार पत्रों का संपादन गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 12 नंबर, ए बेंच ऑफ ओल्ड लोटस, पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखे गए पत्रों का संकलन किया और उसको इनाम दिया था, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटस, यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा। लघुत्रात्मक प्रश्न 1 नंबर हमारा प्रश्न है कि लाल बाल के नाम से कौन जाने जाते थे और किन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करते थे? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। अब इनका क्षेत्र देख लेते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महात्मा गांधी की भारत में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? यहाँ गांधी जी ने क्या विचार प्रकट किया? तो प्रथम जो सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस समय हुई। यहाँ पर गांधी जी ने मजदूरों, गरीबों और किसानों की अनुपस्थिति को लेकर विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया था। तो ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी गांधी जी की भारत में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? वो सार्वजनिक उपस्थिति पूछिए, ये प्रथम सत्याग्रह पूछा है। इनका आप ध्यान रखें। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण था। उनकी जानकारी उन्हें दिसंबर 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिली थी कि सरकार नील की खेती करने के लिए कठोरतापूर्ण नीति अपना रही है। तो गांधी जी ने इस नीति का विरोध करने के लिए 1917 में पहला जो सत्याग्रह किया वो था चंपारण, बिहार में। चंपारण एक जगह है, वो बिहार में। महात्मा गांधी ने गुजरात में किन किन अभियानों में भाग लिया या संलग्न रहे? तो 1918 में गांधी जी ने भाग लिया, जो गुजरात में था अहमदाबाद, जो श्रम विवाद पे आधारित था, कपड़े मिल के मजदूरों के लिए किया था। जो दूसरा जो आंदोलन था वो था खेड़ा में, फसल चौपट होने पर राज्य के किसानों का लगान माफ़ कराने की मांग को लेकर। नेक्स्ट हमारा रोलेट एक्ट पे टिप्पणी का 5 नंबर प्रश्न। सर सिडनी रोलेट ने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। तो ये रोलेट एक्ट कहलाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे टिप्पणी लिखें। 6 नंबर प्रश्न। रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन हुआ जिसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में पड़ा। पंजाब के राष्ट्रवादियों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को दिन था। 13 अप्रैल बैसाखी का त्यौहार था। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण चल रही सभा पर जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर प्रश्न होगा कि खिलाफत आंदोलन क्या था और गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया। तो यह आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली बंधु भी कहते हैं इन दोनों को, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में जो भारतीय मुसलमानों ने चलाया था, उनकी मांग थी
कि पहले के ओटोमन साम्राज्य यानी मिस्र का एक साम्राज्य था ओटोमन के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की का सुल्तान था, तुर्की साम्राज्य था ओटोमन। तो तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, खलीफा के पास इतना क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बना सके। गांधी जी असहयोग के खिलाफत के साथ इसलिए मिलाना चाहते थे कि भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान, गांधी जी असहयोग आंदोलन, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, 1920 और 21 के आंदोलन ही खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी इन दोनों को साथ चलाना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि दो धार्मिक समुदाय मिलकर कार्य करें या औपनिवेशिक शासन से मिलकर लड़े। वो समुदाय थे हिंदू और मुसलमान। असहयोग आंदोलन के लिए अमेरिकी लेखक लुई फिशर ने क्या विचार रखे? तो लुई फिशर के विचार थे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम हो गया था। ये शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। ये स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था, ऐसा अमेरिकी लेखक लुई फिशर ने लिखा। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? तो महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए उन जैसे वस्त्र पहने, उनकी तरह ही रहने लगे और उनकी ही भाषा में बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनके समान उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए उनसे घनिष्ठ संबंध रखते और उनके बीच खड़े होते और उनके बीच बैठते और उन्हीं की भाषा में बात करते, ताकि उनसे एक जुड़ाव पैदा हो, उनसे एक लगाव पैदा हो। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न हम देख लेते हैं कि किसान महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे। किसान मानते थे कि राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया तथा उनके पास सभी अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट मानते थे। उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा के नाम से उद्धारक, दमनात्मक अधिकारियों की सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान, मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले रूप में किसान मानते थे। नेक्स्ट 11 का जो प्रश्न है वह है कि 1924 में जेल से रिहा होने पर गांधी जी ने किन कार्यों पे जोर दिया? तो 1924 में जैसे ही गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो गांधी जी ने जो आयातित वस्त्र थे खादी, उनके स्थान पर खादी से बने कपड़े का उपयोग करने पे जोर दिया, छुआछूत को समाप्त करने पे जोर दिया, बाल विवाह समाप्त करने पे जोर दिया, हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द स्थापित करने पे जोर दिया। 12 का प्रश्न हम देख लेते हैं कि साइमन कमीशन भारत में कब और क्यों आया तथा इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपना। 1928 में उपनिवेश की स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए इंग्लैंड से आया था एक आयोग, जिसे कहा जाता है साइमन आयोग, साइमन कमीशन आयोग। इसके अध्यक्ष साइमन थे, तो इन्हें श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने इसका विरोध करने इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 13 का हमारा प्रश्न होगा कि कांग्रेस का 1929 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की तथा इससे कौन से प्रस्ताव पारित हुए? तो यह अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज किसकी बात हो रही थी? पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 14 नंबर, औपनिवेशिक भारत में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत होगी। शेष दिवस में रचनात्मक कार्य होंगे, जैसे सूत कताई, अछूतों की सेवा, हिंदू मुसलमानों का पुनर्मिलन, निषिद्ध कार्य करके मनाया जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न होगा कि गांधी इरविन समझौते की शर्तों का उल्लेख कीजिए। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध समझौता रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई करना। इसमें कौन सी शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो नमक
कानून को तोड़ने वाला आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसको वापस लेने की शर्त, सारे कैदियों की रिहाई की शर्त और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति। ये जो समझौता था ये अति महत्वपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण से ज़्यादा चर्चित रहा, क्योंकि इस समझौते के तहत बाकी कैदियों को छुड़ा लिया गया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छुड़ा सके और उन्हें फांसी दे दी गई, जिससे गांधी जी से काफ़ी नाराज़गी दर्शाई गई कि गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा पाए। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका का विरोध क्यों किया था? गांधी जी का मानना था कि ऐसा करने पर दलितों का समाज की मुख्य धारा से एकीकरण नहीं हो पाएगा और वो सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारतीयों को क्या आश्वासन दिया गया? इसमें सीमित प्रतिनिधित्वक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया, जिसके तहत सीमित मताधिकार के आधार पर 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 में सरकार बनाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों थे? कि समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी घटनाओं का विवरण मिल जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विचारों की जानकारी मिल जाती है। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों माना गया या क्यों चुना गया? चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह जन सामान्य से जुड़ा हुआ था। ये स्वदेश व आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक था। गांधी जी प्रतिदिन खुद स्वयं चरखा चलाते थे और अपना जो समय था उसका सदुपयोग करते थे। निबंधात्मक प्रश्न कर लेते हैं। निबंधात्मक प्रश्न हमारे 4 नंबर वाले होते हैं। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? स्पष्ट करना है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों के विरुद्ध एक जन प्रतिरोध था। नेक्स्ट जो पॉइंट करेंगे वो है ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए एक रोलेट एक्ट था, उसका विरोध था। पूरे भारत में आंदोलन हुआ और पूरे बाजार एवं स्कूल बंद रहे। तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि कांग्रेस व गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर देश के 2 समुदाय हिंदू मुस्लिम को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति अंग्रेजी शासन के प्रति जनता के सहयोग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। इसमें सरकारी विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों ने जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत छोड़ दी और श्रमिक वर्ग ने हड़ताल द्वारा समर्थन किया। किसानों ने कर देने से मना कर सरकारी आदेशों की अवहेलना की। असहयोग का प्रभाव देहात में भी पड़ा, यानी गाँव में भी पड़ा, जिसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। आंध्र की पहाड़ियों में जनजातियों ने वनों का जो कानून होता है उसकी अवहेलना कर दी। अवध किसानों ने कर नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया और किसानों, श्रमिकों अन्य ने अपने मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर अपने ढंग से उनकी व्याख्या करके औपनिवेशिक शासन के प्रति असहयोग का रास्ता अपनाया। असहयोग आंदोलन के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। इसको हमने ऊपर देख लिया है प्रश्न 5, 6 और 7 में। नमक कानून स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की दांडी मार्च का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी ने नमक के उत्पादन एवं विक्रय पर राज्य के एकाधिकार जो किया था, जिसे घृणित कानून मानते हुए उसे तोड़ने का निश्चय किया और प्रत्येक घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने को रोका गया, जिस कारण दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने इसे तोड़ने के लिए एक यात्रा की थी। ऊपर मैंने बताया आपको, साबरमती से दांडी तक, और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। इसकी पूर्व सूचना लॉर्ड इरविन को दे दी गई। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे कर इस कानून को तोड़ा। दांडी यात्रा के समय देश के अन्य भागों में भी समांतर कई नमक यात्राएं आयोजित की गई। नमक यात्रा ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके लिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण ये अपने जंगलों में जा नहीं सकते थे। और दूसरा पॉइंट होगा, फैक्ट्रियों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तीसरा, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। चौथा, विद्यार्थियों ने सरकारी संस्थाओं में पढ़ने से मना कर दिया। नमक यात्रा में सभी जातियों और धर्मों के लोगों
ने समान रूप से भाग लिया। सर्वप्रथम महिलाएं सार्वजनिक रूप से आंदोलन में भाग लिया। नमक यात्रा के परिणाम। नेक्स्ट जो 4 नंबर हमारा प्रश्न होगा वो है कि नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों की समीक्षा कीजिए। कि नमक यात्रा के समय उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ किस तरह गांधी जी का संवाद हुआ। गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से पहले और तीसरे में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। तो दांडी यात्रा से पूरे भारत में राष्ट्रीयता की लहर चला दी गई थी। पूरे भारत में सरकारी आदेशों की अवहेलना होने लगी तो अंग्रेजों को एहसास हो गया कि यदि भारतीयों को सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई तो ज़्यादा समय तक वह भारत में टिक नहीं सकेंगे, रह नहीं सकेंगे। इसलिए भारतीय दलों के साथ लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण शामिल नहीं हुए। इसीलिए बैठक निरर्थक साबित हुई और इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने वार्ता के बाद कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये सम्मेलन नवंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि गांधी जी ने सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के इस दावे को निम्न चुनौती दी कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की काम करती है। राजे रजवाड़े इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का इनके नियंत्रण वाले भूभाग पे कोई अधिकार नहीं है। BR अम्बेडकर इन्होंने कहा कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों के प्रतिनिधित्व नहीं करते। इन सब विरोधों के बीच सम्मेलन में कोई नतीजा नहीं निकल पाया और गांधी जी खाली हाथ लौट आए। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनल्ड ने सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र जारी कर दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। तो भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस ने फैसला लिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता के 2 कांग्रेस युद्ध प्रयासों में सहायता देगी, लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया और वो वेल योजना थी उस समय एवं क्रिप्स मिशन था, उसके असफल होने पर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया, जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ और इसे नाम दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी बिना किसी कार्यक्रम के देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर नेतृत्व किया था। तो कांग्रेस के में एक समाजवादी सोच रखने वाले नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कहने का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, प्रत्यक्ष रूप से कोई नेतृत्व नहीं हो रहा था इसका। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना हो गई थी, जिसमें सतारा के प्रति सरकार 1946 तक चलती रही। लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे, इसलिए इसे जन आंदोलन माना गया। युवाओं ने अपनी कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता चुन लिया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, निजी पत्रों और कथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है। निजी पत्र हों या कथा हों तो किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है। स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न होते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। व्यक्ति के लेखन एवं भाषणों से के माध्यम से हमें व्यक्ति के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत विचारों का पता चलता है। व्यक्तिगत पत्रों में उनके निजी विचारों की झलक मिलती है। इन पत्रों से या लेखों से हमें गुप्त एवं पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशा और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। मनुष्य इनमें से बहुत सारी बातों को अपने सार्वजनिक वक्तव्यों के माध्यम से
व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, लेकिन वे कुछ हद तक जनता के लिए भी होते हैं। इन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है कि उन्हें एक दिन प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसलिए निजी पत्रों में भी बहुत सारे लोग अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते। आत्मकथाओं में हमें उस अतीत का पता चलता है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से समृद्ध होती है। आत्मकथाएं स्मृति के आधार पर लिखी जाती हैं। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर को पढ़ने का तरीका होता है। वह औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से दर्शाना चाहता है। पढ़ने वालों को ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमें लेखक का नहीं दिखाना चाहिए, उसकी चुप्पियों का कारण समझना चाहिए। ये स्रोत सरकारी ब्यूरों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, क्योंकि सरकारी ब्यूरों में नीचे का अधिकारी अपने अधिकारियों को जताने का प्रयास करता है कि सब कुछ सही चल रहा है। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? नेक्स्ट जो 7 नंबर का प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कैसे बदल दिया। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि गांधी जी ने 1915 में भारत में आने पर पूरे भारत का दौरा शुरू किया। फिर स्थानीय आंदोलन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में सत्याग्रह का सफल परीक्षण किया। देश की बहुसंख्यक कृषक और मजदूर जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में से जोड़ा। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की जो शाखाएं थी खोली और जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ता गया। असहयोग आंदोलन, नमक जो सत्याग्रह था, भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो जागृत हुई, जिसमें जनता के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना भी इसमें बड़ी भागीदारी थी। छुआछूत विरोधी संघर्ष, हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का कार्य भी गांधी जी ने समय समय पर किया था। 19 का नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर कि 1919 तक महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। उदाहरण सहित कथन को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न 2, 9 और 10 में देख चुके हैं। अब हमारा मानचित्र होगा। मानचित्र में हमें निम्न जगह को दर्शाना है। दिल्ली, सबको पता है दिल्ली कहाँ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, सबको पता है। मुंबई का पता है सबको, महाराष्ट्र में है। मद्रास का पता है, बनारस का पता है। मद्रास जो पहले वर्तमान में चेन्नई शहर है वही मद्रास था पहले। मद्रास, चेन्नई, बनारस उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंपारण बिहार, दांडी गुजरात, अमृतसर पंजाब, साबरमती गुजरात, सतारा महाराष्ट्र। ये हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं